जैसे बॉलीवुड सर, बॉलीवुड के जितने भी स्टार होते हैं वो मुंबई जाके स्टार बनते हैं। तो ऐसे मैंने भी सोचा कि अगर मुझे फुटबॉल में कुछ बड़ा करना है तो मुझे कैलकाटा आना पड़ेगा, कैलकाटा के लिए खेलना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में यही था कि कैलकाटा में खेलना है, भले ही मैं अंडर 18 खेलूं, रिजर्व टीम खेलूं, आई लीग खेलूं या आईएसएल खेलूं, लेकिन मुझे कैलकाटा के लिए खेलना है अगर मुझे फुटबॉल में कुछ बड़ा अचीव करना है। देखते रहिए स्पोर्ट्स टुनाइट। कहते हैं कि सफलता की मंजिल पर मेहनत, परिश्रम, लगन, जुनून, प्रेम, लगाव, समर्पण और त्याग की सीढ़ियों पर चढ़कर ही एक मुसाफिर जीवन के इस पथ पर आगे की तरफ बढ़ता है। आज हमारे साथ स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से एक ऐसे खिलाड़ी जुड़ रहे हैं जो कि भारतीय फुटबॉल धरातल की एक ऐसी ही ऊंचाइयों को छूने की मादा रखते हैं। उनके चेहरे पर एक खामोशी है, पर उनकी आंखों में एक जुनून है, एक नशा है, एक खुमार है, एक चमक है। मन में एक ज्वाला है, एक धधक है, एक ललक है, एक कसक है कुछ कर दिखाने की। दोस्तों, आज हमारे साथ स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से भारतीय अंडर 20 टीम के और इंडियन सुपर लीग के एटीके मोहन बगान टीम के मजबूत युवा जाबाज डिफेंडर सुमित राठी जी जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने इस कार्यक्रम में। नमस्कार सुमित राठी जी। नमस्कार सर, कैसे हो? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, सब अच्छा चल रहा है। आप कैसे हो? बस बस हम सब यहाँ पर ठीक हैं। आशा करते हैं ईश्वर से कि आप भी वहां पर सकुशल होंगे। जी जी, सब ठीक है, परिवार में घर में सब ठीक है। जी जी जी। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों की ओर से और क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में। अब बातें करते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत में चर्चाओं का दौर यहाँ से शुरू होगा। आपसे बातचीत होगी, बहुत कुछ जानकारियां लोगों तक आपकी पहुंचाई जाएगी स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से। तो सुमित राठी जी, सबसे पहले हम आपके चलते हैं बचपन की ओर। बचपन और अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं हमें। सर बचपन से मैं ऐसा नहीं था कि मुझे फुटबॉल खेलना था। मतलब बचपन से मैं चाहता था, मतलब मुझे खेलना था, कुछ भी आप खिला दीजिए मुझे, कोई भी जी स्पोर्ट्स हो, कोई भी, कहीं भी, मतलब मुझे खेलना बहुत पसंद था बचपन से। तो ये मतलब बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको वो छोटे उसमें बताता हूँ। तो जब मैं 3 साल का था तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था मेरी लाइफ में। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 3 साल, जब मैं 3 साल का था। तो उस उम्र में संभालना परिवार को, और परिवार को एकजुट रहना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तो काफी बड़ी चुनौती थी उस समय, पूरे परिवार के जितने भी सदस्य थे हमारे सामने। तो छोटी सी उम्र से ही मेरे भाई ने सब काम संभालना, अपने परिवार को संभालना शुरू कर दिया था। बहनें थी मेरे 3, उन्होंने भी मतलब सबने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत छोटी सी उम्र में ही शुरू कर दिया था। तो मेरा भाई हमेशा मुझे बोलता था कि तुझे सक्सेसफुल अगर बनना है तो तुझे, जैसे मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो वो हमेशा मुझे यू नो मतलब खेती से दूर रखता था हमेशा। वो चाहता था कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर जाके कुछ बड़ा काम करूँ, या खेल में हो, चाहे वो पढ़ाई के रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे मोटिवेट रखती थी आगे बढ़ने में, और वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता था। पूरा परिवार हम एक साथ बैठता था और यही डिस्कशन करता था कि हमेशा, कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए जिंदगी में, लेकिन हमें एक साथ रहना है। और होता है ना कि ये तो जिंदगी का पार्ट है, ये तो मतलब दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, लेकिन हमें टूटना नहीं, एक साथ रहना है। तो यही था सर कि अ, आपको पता है उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो उस समय फुटबॉल खेलना, इतना बड़ा डिसीजन लेना, और सब लोग बोलते थे कि फुटबॉल में अपना कैरियर बनाना बहुत चुनौती की बात है, इतना इजी ऑप्शन नहीं है फुटबॉल में कैरियर बनाना। तो
मुझे लगता था कि ये कुछ बड़ा काम है जो मुझे करना चाहिए अपने पापा के ड्रीम पूरा करने के लिए, अपने परिवार को कुछ खुशी देने के लिए। तो उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ तक जाऊंगा, कितने आगे तक जाऊंगा और मैं इस फील्ड में क्या क्या अचीव करूंगा। लेकिन ये जरूर था मुझे कि ये कुछ बड़ा काम है, तो अगर मैं इसमें कुछ अचीव करता हूँ तो शायद मुझे देख के बहुत लोग इंस्पायर हो जाए, या वो अपने बच्चों को खेलने के लिए सपोर्ट करे, या फिर उन्हें भी लगे कि हाँ, हमारा बच्चा भी फुटबॉल फील्ड में कुछ अपना अचीव कर सकता है, हमारा नाम रोशन कर सकता है। तो मेरे लिए ये था कि फर्स्ट स्टेप जो मैंने लिया था वो इतना इजी नहीं था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मतलब जो मैंने डिसीजन उस टाइम पे लिया था वो मैंने अपने परिवार के लिए, अपने लिए सही साबित किया है, और अभी मैं खुश हूँ। तो मुझे मतलब होता है ना कि आप कुछ भी डिसीजन लो जिंदगी में, लेकिन आपको उस समय नहीं सोचना चाहिए कि वो सही है या गलत है, आपको उसे सही साबित करना है। और उसके लिए ही मैं मतलब दिन रात, और स्टार्टिंग से जब से फुटबॉल स्टार्ट किया उसी के लिए मैं मेहनत करता हूँ। सुबीर जी, आपने और आपके परिवार ने बचपन में ही बहुत सारे दुखों का पहाड़ देखा है, और कहीं ना कहीं मुझे अब ऐसा लगता है और तमाम लोगों को ऐसा ही लगेगा कि बचपन के उन तमाम जो दुखों का पहाड़ था उसके कारण आप और आपका परिवार पूरी मजबूती के साथ इस जीवन पथ पर आगे की तरफ बढ़ा है, और सफलता की ऊंचाइयों को आपने बहुत कम उम्र में छुआ है। और उन सभी के लिए उदाहरण है, उन तमाम लोगों के लिए जो कि ऐसे दुख दर्द में टूट जाते हैं, रूठ जाते हैं और रुक जाते हैं, उनके लिए आप एक बहुत बड़ा आदर्श हैं, उदाहरण हैं। और हम आपकी इन तमाम कहानी को जरूर, जिस प्रकार से आपका जीवन रहा है, दुखों का पहाड़, उसकी बात छोड़कर अब हम कुछ खुशियों की भी बात करते हैं। बचपन जो कि सभी लोगों का मौज मस्ती थोड़ा सा जिस प्रकार से होता है स्कूल में, तो क्या बचपन में आप पढ़ाई में थोड़ा सा जिस प्रकार से रुझान आपका था, या खेलों की तरफ ज्यादा आप रुख कर रहे थे? बचपन में मतलब ऐसा कुछ प्रेशर था नहीं मुझे, लेकिन मुझे ये था कि हाँ, मतलब मेरा खेलने का टाइम अगर ये रहेगा, इस टाइम पे मैं खेलूंगा, तो मुझे पढ़ना भी है, होमवर्क भी करना है, और पढ़ाई पे भी मतलब उतना ही ध्यान देना है। तो अगर मैं खेलता था, हाँ, रुचि मेरी ज्यादा खेलने में थी, मैं ज्यादा टाइम खेलता था, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान देता था। तो मतलब ऐसा होता था कभी कभी कि पूरे दिन मैंने खेलने में निकाल दिया, और रात को याद आता था कि अगले दिन होमवर्क दिखाना है। तो मतलब तब लगता था कि हाँ, सारा दिन तो निकल गए खेलते हुए, तो उसमें वैसे ही थक जाते हैं। तो रात को फिर मैं जब थोड़ा प्रॉब्लम भी होता था, गांव में लाइट का प्रॉब्लम होता था थोड़ा, तो मोमबत्ती लेके काम करना, मतलब पर उसमें मुझे कुछ ऐसा फील नहीं होता था कि मतलब थकावट है या कुछ, मतलब बचपन में मजे करता था। मतलब मैं, हाँ, खेलना है तो खेलूंगा मन लगा के, पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ खेलने पे ही पूरा ध्यान देना है या पढ़ने पे नहीं देना। और मतलब घर वाले भी मेरे से खुश थे कि मतलब जो करता हूँ मैं दिल से करता हूँ, और ज्यादा परेशान मैं करता नहीं था। मतलब मम्मी को कभी कभी परेशान करता था, पर वो थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए घर में, तो करता था। और बचपन में मतलब ऐसा, मतलब बहनों से मेरा बहुत मतलब लगाव है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उन्हें। अभी तो मतलब सबकी शादी हो गई है, तो सबसे छोटा घर में मैं ही हूँ, तो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो फुटबॉल के प्रति जिस प्रकार से आपका रुझान हुआ, वो किस प्रकार से आप आगे की तरफ ले आए शुरुआती दौर में? सर सर जब मैं 10 साल का था तो मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया था अपने स्कूल से। तो एक साल में वहाँ पे मैं ऑलरेडी खेल चुका था, एक साल। तो उसके बाद जो हमारे कोच थे रोहिन कुमार, तो उन्होंने हमें बताया कि अगर तुम्हें एक बड़े लेवल पे खेलना है और अपना इस फील्ड में कुछ अचीव करना है, तो आपको किसी बड़ी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहिए। अगर जी आप जी बिल्कुल। मतलब किसी छोटी एकेडमी में, या आप किसी ऐसे खेलते रहोगे लोकल टूर्नामेंट्स, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा आगे बढ़ने में। तो उन्होंने हमें बताया कि चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी उस टाइम पे, सर, बहुत ही बड़ा नाम था चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी का, और गवर्नमेंट एकेडमी थी वो। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने ट्रायल्स के लिए भेजा, और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। तो उस टाइम पे मतलब उत्तर प्रदेश से कोई खिलाड़ी अगर गया था, तो मतलब वो मतलब उत्तर प्रदेश से वहाँ पे ज्यादा फुटबॉल प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि एक हमारा
फुटबॉल स्टेट नहीं था उत्तर प्रदेश की, जहाँ जहाँ से बहुत सारे प्लेयर निकल के आते हो या उन्हें पता हो कि मतलब यहाँ के बच्चे भी अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। तो उस टाइम पे मैं अकेला उत्तर प्रदेश से लड़का था, तो थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए। लेकिन जैसे मेरे दिमाग में था कि हाँ मतलब कुछ अगर मैं अचीव करूंगा तो मेरे आने वाले जो जूनियर प्लेयर रहेंगे या यूथ कोई प्लेयर रहेगा तो उनके लिए इजी हो जाएगा। तो उस टाइम पे चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी में सिलेक्शन होना मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी था। जी, ये चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी अर्थात ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की एलीट एकेडमी तो नहीं, जी। जिसमें आपने अ, शिरकत की? मैं 3 साल खेलने के बाद मेरा सिलेक्शन एएफएफ इलाइट एकेडमी में हुआ था। पहले मैं 3 साल जी चंडीगढ़ फुटबॉल एकेडमी में खेला, तो उसके बाद मेरा अंडर 14 कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ इलाइट एकेडमी में। उसके बाद मैं लगातार अंडर 14 खेला एएफएफ एकेडमी के लिए, अंडर 16 और अंडर 19 के लिए खेला। तो मतलब जी 3 साल चंडीगढ़ के बाद मेरा सिलेक्शन होता है इलाइट एकेडमी में, तो उसके बाद फिर वो जर्नी स्टार्ट होती है। जी 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 जी। और बिल्कुल वहां से फिर आपका आई लीग का सफर किस प्रकार से रहा? सर आई लीग का सफर मतलब काफी लंबा था, क्योंकि पहले इलाइट एकेडमी में 4 साल खेलने के बाद उसके बाद वहां से बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन किया मैंने। उसके बाद फिर जब हम लोग वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप में खेलने के बाद एएफएफ एक प्लान करता है कि जो ये बच्चे हैं इनके पास जो इनका टैलेंट है, स्पेशल टैलेंट, मतलब ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो इन्हें भी कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जिस मतलब जैसे ये लोग भी सीनियर प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिले, इन लोगों को फॉरेनर प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिले। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और उन्होंने खुद की एक टीम बनाई, इंडियन एरोज। तो जिसमें जी जी सभी यंग प्लेयर थे, सभी 18-19 साल की उम्र के प्लेयर थे। तो जिसमें मतलब जैसे हमें जब हमने फुटबॉल स्टार्ट की थी तो हमें ऐसा लगता था कि मतलब अगर आपको आई लीग खेलना है या आईएसएल खेलना है तो आपको 21-22 साल का होना जरूरी है। लेकिन वो सोच एएफएफ ने बदल दी थी उस समय। तो उस समय हम 17 साल 18 साल की उम्र में भी आई लीग खेल रहे थे। तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, एक अच्छा प्लान था एएफएफ ने जो हमारे लिए बनाया था। जी जी जी। जी बिल्कुल, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो युवाओं के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने बनाया था, और उसके माध्यम से आप जैसे खिलाड़ी आज भारत के लिए शानदार खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फुटबॉल की बात करते करते अच्छी यादों के साथ साथ कुछ दिल को छूने वाली यादें यदि हम कहें, मैंने कहीं पढ़ा था मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर कप के पूर्व जिस प्रकार से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। सर एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम मतलब बाहर जाने वाला था विदेश खेलने के लिए। जी तो मतलब सब कुछ टिकट वगैरह सब कुछ बुक हो गया था, लेकिन एक दिन पहले मतलब मैं बीमार हो गया था। तो वो ऐसा बीमारी थी मतलब जो मैं ट्रेवल नहीं कर सकता। तो मतलब वो मेरे दिल के काफी पास थी कि मतलब आप होता है ना कि आप मेहनत करते हो, आपका एक सपना होता है उस उम्र में कि आपको विदेश में जाना है, खेलना है बाहर जाके, वो एक्सपीरियंस फील करना है कि वो एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो वो सब जी चीजें थी जो मैं नहीं कर पाया उस समय, तो मुझे काफी बुरा लगा उस समय। मतलब छोटा था उम्र में तो कोई समझाने वाला नहीं था, और खुद को भी इतनी समझ नहीं थी कि उस चीज को कैसे हैंडल करना है। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद मेरी नाक पे के भी चोट लग गई थी, हड्डी टूट गई थी मेरी, तो उसका उसकी सर्जरी हुई। तो अचानक मतलब एक साथ दो बड़ी डिफिकल्टीज लाइफ में आना और उस उम्र में अपने आप को समझाना फिर भी आगे बढ़ना, तो वो काफी जी डिफिकल्ट होता है। लेकिन जैसे कि मेरे दिमाग में हमेशा था कि डिफिकल्टीज तो आएगी क्योंकि काम बहुत बड़ा है ये। तो जी लेकिन मुझे था कि मुझे आगे बढ़ते रहना है, सीखते रहना है, और कुछ भी आए अपना जो टारगेट है कि अपने देश के लिए खेलना है और एक बड़ी लीग के लिए खेलना है, वो टारगेट मेरा हमेशा साफ था कि ये टारगेट मुझे अचीव करना है। जी जी। सुमित राठी जी, एक और दर्द मैं छेड़ूंगा आपके साथ इस कार्यक्रम में। भारत में फीफा अंडर 17 विश्व कप जिस प्रकार से हुआ, पूरा देश देखते भर रह गया। भारत ने बहुत अच्छा उस प्रतियोगिता में खेला, नए खिलाड़ी उभरते हुए नजर आए। आप जैसे बेहतरीन खिलाड़ी का उस प्रतियोगिता में होना, ऐसा लग रहा है अब कहीं न कहीं दिल को छू रहा है हमारे। तो क्या कुछ ऐसा हुआ, वह दर्द? सर वो एक्चुअली
हमारा 21 प्लेयर का स्कोर था, तो उसमें मैं 23 नंबर पे था, मतलब मुझे स्टैंड बाय में रखा हुआ था कि अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो फिर मुझे चांस मिलेगा। तो सर वो ऐसा जर्नी था कि 3 साल में टीम के साथ रहा था, और 5 दिन पहले आप आपकी एक मीटिंग होती है, उसमें आपको पता चलता है कि आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं हो। तो काफी बड़ी काफी बड़ी बात थी मेरे लिए, दुख की बात थी, क्योंकि तीन तीन साल मैंने लगातार दिन रात मेहनत की थी उस इवेंट के लिए। लेकिन सर एक स्पोर्ट्समैन की जो जिंदगी होती है वो इन सब चीजों से बनती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत बड़ा इवेंट था सर, सबका खेलने का सपना होता है। आप एक एज ए इंडियन, अगर आप इंडिया में एक भारत के में रहने वाले हो, तो हर एक फुटबॉल प्लेयर का एक सपना है कि वर्ल्ड कप खेलना है। तो मेरा भी एक सपना था जी जी। ऐसा। लेकिन सबसे जो उस टाइम पे सोचने वाली बात थी वो ये थी कि मैंने 3 साल में हमेशा अपना 100% दिया है, जिसमें मेरा परिवार खुश है, मैं खुश हूँ। लेकिन जो रिजल्ट हुआ उससे मतलब काफी दुख तो हुआ है, लेकिन एटलीस्ट मैं खुश हूँ कि मैंने अपना 100% दिया है, भले ही मुझे स्क्वाड में चांस नहीं मिला था। और उससे सबसे बड़ी बात थी सर, मुझे खुद को अपना सेटिस्फाई करना था अपने आप को, कि आने वाले सालों में मैं क्या करूंगा वो मैटर करता है सर। होता है ना कि आप वर्ल्ड कप स्क्वाड में हो, वर्ल्ड कप स्क्वाड के साथ तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, और उसके बाद अचानक से तुम गायब हो जाते हो क्योंकि आपको सिलेक्शन नहीं मिला। तो आप गायब हो जाते हो, आप सरकारी जॉब ले लेते हो, आप इधर उधर भटक जाते हो, आप उम्मीद छोड़ देते हो, आप ये सोचने लगते हो कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब मैं जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। तो होता है स्पोर्ट्समैन की लाइफ में, वो आते हैं डिफिकल्टीज। लेकिन उस समय सबसे ज्यादा जो जरूरी था मेरे लिए ये था कि मुझे आगे का प्लान करना है, क्योंकि वो चीज चली गई थी सर। मतलब काफी दुख दुख भरा पल था मेरे लिए, सारे रात में रोया उस समय। लेकिन सर होता है ना कि हाँ ठीक है, अब मैं रो लिया, अब मैं सब कुछ हो गया, अभी मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने अपना टारगेट सेट किया कि जो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं प्लेयर वो भी आईएसएल खेलने वाले हैं, और मैं नहीं खेला लेकिन मुझे भी आईएसएल खेलना है। तो मैंने उसके लिए तैयारी शुरू की, उसके लिए मेहनत की, और अपने अंदर गलतियां ढूंढी, ना कि लोगों के अंदर। मैंने अपने माइंडसेट में ये सेट किया कि मुझे अपने में गलतियां ढूंढनी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। क्योंकि हमेशा दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप लोगों को ब्लेम करो या खुद को ब्लेम करो। तो अगर आप खुद को ब्लेम करोगे तो आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। तो उस समय मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं खुद को अपने अंदर गलतियां ढूंढूंगा और आगे बढ़ूंगा और आईएसएल खेलूंगा। तो सर आज जैसे मैं आईएसएल खेल रहा हूँ, मुझे अभी 2 साल हो गए, तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि अगर मैं उस दिन टूट जाता, या उस दिन मैं अपनी उम्मीद छोड़ के कहीं और भटक जाता, कोई और लाइन चूज कर लेता, तो शायद आज मैं ये अपना सपना या अपने घर वालों का सपना पूरा ना कर पाता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुमित राठी जी, मैं वही कह रहा था, मेरे दो प्रश्न वही थे कि सुमित राठी के दिल पर दिए गए वो दो गहरे जख्म जो आज सुमित राठी को पूरे विश्व के सामने एक प्रतिभावान खिलाड़ी बनाकर ले आया है, दिखा दिया है, और आपकी मेहनत सभी के सामने रंग ला रही है। एक और मेहनत की जो ललक है, यदि मैं कहूं, आपको जब पहली बार एटीके रिजर्व टीम के लिए बुलाया गया तब आपको कैसा लग रहा था? सर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि उस समय सब मेरे जितने भी दोस्त थे सब आई लीग खेल रहे थे। तो और मैं खेल रहा था सेकंड डिवीजन। तो सब लोग बोलते हैं कि यार हम तो आई लीग खेल रहे हैं, तू सेकंड डिवीजन क्यों खेल रहा है, ये तो मतलब उससे नीचे वाला लेवल का लीग है, तो तुझे भी आई लीग खेलनी चाहिए। तो उस समय मतलब मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं मतलब सभी यंग प्लेयरों को अपने इस इंटरव्यू से ये बोलना चाहता हूँ कि मैटर नहीं करता कि आप किस लेवल पे खेल रहे हो, आप आई लीग खेल रहे हो, आप सेकंड डिवीजन खेल रहे हो, आप आईएसएल खेल रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप भी 20 मैच खेल रहे हो, जो आई लीग में खेल रहा है वो भी 20 मैच खेल रहा है। आप अपने किस चीज के लिए कैपेबल हो, कहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ पॉइंट, अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, वो जरूरी है, वो समझना। अगर आप आई लीग में 5 मैच खेल रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको सेकंड डिवीजन में 20 मैच खेलने को मिल रहे हैं तो आपको सेकंड डिवीजन खेलनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरी एज है खेलने की, जितना ज्यादा मैं खेलूंगा इतना ज्यादा मैं सीखूंगा। तो उस टाइम पे मैंने डिसीजन खुद का लिया कि जैसे बॉलीवुड सर, बॉलीवुड के जितने भी स्टार होते हैं वो मुंबई जाके स्टार बनते हैं। तो ऐसे मैंने भी सोचा कि अगर मुझे फुटबॉल में कुछ बड़ा करना है तो मुझे कैलकाटा आना पड़ेगा, कैलकाटा के लिए खेलना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में यही था कि कैलकाटा में खेलना है, भले ही मैं अंडर 18 खेलूं, रिजर्व टीम खेलूं, आई लीग खेलूं या आईएसएल खेलूं, लेकिन मुझे कैलकाटा के लिए खेलना है अगर मुझे फुटबॉल में कुछ बड़ा अचीव करना है। तो
दिमाग में यही था सर कि रिजर्व टीम में खेला मैं, उसके रिजर्व टीम के लिए मैं 10 से 15 मैच खेला। उसके बाद सर मुझे मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि रिजर्व टीम से किसी प्लेयर को कॉल अप आएगा अंडर 19 इंडिया टीम के लिए। तो जी उसके जी बाद में अंडर 19 इंडिया टीम खेला सर, साफ कप जीते हम लोग नेपाल में, जो कि पहली बार हिस्ट्री में हम लोग जीते थे सैफ कप। आज तक अंडर 18 कैटेगरी में कभी इंडिया जीती नहीं थी। तो वो जी अचीवमेंट बहुत बड़ा था मेरे लिए। उसके बाद हम लोग एएफसी क्वालिफायर्स के लिए गए, और एएफसी क्वालिफायर्स के बाद सऊदी के बाद कैलकाटा आने के बाद मुझे सीनियर टीम में बुलाया गया। तो वो एक एक्सपीरियंस सर ऐसा था कि एक सपना सा लग रहा था मुझे कि जो मैंने डिसीजन लिया वो सही लिया। उस समय पे मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग कहाँ खेल रहे हैं। मैंने अपनी स्ट्रेंथ को देखा और अपना खुद का डिसीजन बनाया। जी जी जी। और बातों ही बातों में आपने बहुत कुछ अपने जीवन के प्रगति पथ के बारे में बता दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत की जर्सी जब आपने पहली बार पहनी, तब उस समय कैसे लग रहा था आपको, भारतीय तिरंगा जिस प्रकार से आपने लहराया? सर सबसे पहले ये ख्याल मेरे दिमाग में आया कि हाँ, जो उस दिन मैंने जो मेरे दिमाग में उस दिन सवाल थे जो उठ रहे थे लोगों के दिमाग में कि यहाँ का बच्चा फुटबॉल में कुछ कर नहीं सकता, या इंडिया के लिए खेल नहीं सकता, या कुछ अचीव नहीं कर सकता, वो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि हाँ, वो मैंने करके दिखा दिया। तो वो सर मतलब रिप्रेजेंट करना अपनी कंट्री को, वो तो सर अलग चीज होती है, अलग फीलिंग होती है, बहुत गर्व की बात होती है। लेकिन उसके साथ साथ आप किस वजह से फुटबॉल खेलना स्टार्ट करते हो वो भी सर बहुत जरूरी होता है। तो वो सब चीजें उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मतलब मैंने इतनी मेहनत की, लोगों की बात ना सुन के मैंने ये डिसीजन लिया, और आज मैं इंडिया टीम की जर्सी पहन रहा हूँ। तो वो बहुत गर्व की बात थी सर मेरे लिए। जी जी। बिल्कुल सुमित राठी जी, आपने शुरुआत में कहा था कि विदेश जाने से आप वंचित रह गए थे कुछ कारणों के कारण। लेकिन जब आपने भारतीय टीम के साथ वह रशिया का दौरा किया, वह तुर्की का दौरा किया, तब कैसा लगा आपको उस विदेश दौरे पर? सर अभी मतलब भगवान की दुआ से मैं 13 देश घूम चुका हूँ सर, मतलब खेलने के लिए। तो अभी मतलब भगवान ने दिया है मुझे, लेट दिया है लेकिन सब कुछ मिल गया मुझे। मतलब अभी तक 13 विदेश यात्रा कर चुका हूँ मैं, खेलने के स्पोर्ट्स कैंप, ट्रेनिंग कैंप लगा मिला के 13 देश जा चुका हूँ मैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सर। और वही है सर, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर तब मैं उम्मीद छोड़ देता तो शायद वो मुश्किल था मेरे लिए। तो बाहर जाना, ट्रेनिंग करना, वो भी अभी मुझे पता है कि वो कैसा एक्सपीरियंस होता है। और 13 अलग अलग देशों में जाना, वहाँ पे खेलना, वहाँ का एक्सपीरियंस सीखना, सर इतनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बात है सर। और इन सब कारणों की वजह से सर आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने मतलब कुछ भी हुआ है, डिफिकल्टीज आई है लाइफ में, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपना आगे बढ़ने की कोशिश की और बढ़ता रहा। जी जी बिल्कुल। सुमित राठी जी, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपने अब तक जो 13 देशों का दौरा किया है, आने वाले भविष्य में आप 130 देशों का दौरा फुटबॉल के माध्यम से करें और सबके दिलों पर अपना राज करें, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। आइए चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। आईएसएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आपकी ख्याति सबके सामने उभरी। आपने बातों ही बातों में बताया कि सीनियर टीम में खेलने का मौका आपको बुलावा गया था, लेकिन एक लंबे अंतराल तक आपको बेंच पर बैठाकर मुकाबले को देखने के लिए कहा गया था। जब आप पहली बार मैच में एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर बन गए, तब आपको कैसा लगा? सर मतलब जब मैंने सीनियर टीम ज्वाइन किया था तो कोच हमेशा मुझे बोलते थे कि तुझे चांस मिलेगा, लेकिन तुझे उसके लिए प्रिपेयर रहना है, हमेशा ट्रेनिंग में अपने आप को इम्प्रूव करना है और सीखना है। क्योंकि किसी बड़े मंच के से पहले, आप जाने से पहले अपने आप को तैयार करते हैं। तो मतलब कोच ने जब मुझे समझा कि हाँ अब ये तैयार है, अब ये खेल सकता है, क्योंकि मैं कभी आई लीग नहीं खेला था, सेकंड डिवीजन से डायरेक्ट आईएसएल खेलना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर। तो डायरेक्ट आईएसएल में खेलना, इतने स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करना, फिर अपनी टीम को एक अच्छा परफॉर्मेंस देना, अपनी टीम के लिए फाइट करना, वो बहुत बड़ी बात थी। तो सर वो फीलिंग ऐसी थी कि मतलब होता है ना सर कि लाइफ में जो सेट किया था वो मिल गया, तो मतलब खुशी थी। मतलब मुझे ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था मेरे पास, में ऐसा नर्वस नहीं था कि मुझे नर्वस हो या प्रेशर है मेरे पे, मेरे ऊपर कुछ नहीं सर। मतलब गया, मैं एंजॉय किया फुटबॉल को, और मैंने वही चीज की जो मैंने ट्रेनिंग में सीखी थी, कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जी 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 बिल्कुल। और सुमित जी, मुंबई सिटी का वो मुकाबला जिसमें आप मैन ऑफ द मैच चुने गए, कैसा लगा उस समय आपको मैन ऑफ द मैच लेते हुए?
सर मैच के दौरान तो मुझे पता नहीं था कि मतलब मुझे ये मिलने वाला है अवार्ड, लेकिन मेन था कि वो मैच हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी था सर, क्योंकि उस टाइम हम टेबल पे सेकंड नंबर पे चल रहे थे और हमें फर्स्ट पे आना था। तो अगर वो मैच हम जीतते तो हम फर्स्ट पे आ जाते और हमारे चांसेस बढ़ जाते क्वालिफाई के लिए, क्वालिफाई करने के लिए लीग में। तो वो मैच मतलब मस्ट विन मैच था हमारे लिए। तो उसमें मतलब थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था मेरे ऊपर, क्योंकि हमारा जो मेरे साथ जो सीनियर डिफेंडर खेल रहा था वो भी इंजर्ड था, तो वो भी नहीं खेल रहा था। हमने एक नया स्पेनिश डिफेंडर साइन किया था, तो वो मेरे साथ खेल रहा था उस रोल में। तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, रोल भी था मेरा उसमें। और मैंने लाइक प्रेशर नहीं लिया उसमें, अपने कॉन्फिडेंस को दिखाया कि हाँ अभी मैं खेल चुका हूँ 6-7 मैच, तो मैं बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो वही था सर, मैंने अपना 100% दिया उस मैच में। और उसके बाद मुझे पता चलता है कि हीरो ऑफ द मैच मुझे चुना गया, तो बहुत अच्छा लगा सर मुझे। जी जी जी। और 2019 का वह आपके पदार्पण के साथ आईएसएल का जीतना, उस समय जश्न का माहौल किस प्रकार से था टीम का? सर उस टाइम तो मतलब होता है ना कि आपको मतलब जो जितनी भी मेहनत की वो काम आ गई अभी। तो मतलब पूरे सीजन में इतनी मेहनत सर, सीनियर प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनका एक्सपीरियंस उन्हें देखना, क्योंकि सर मेरे लिए वो सब कुछ नया था, क्योंकि मेरा पहला साल था। तो उनसे सीखना, उन्हें देखना, और फॉरेनर प्लेयर के साथ खेलना, इंडियन एक्सपीरियंस प्लेयर जो इंडिया के लिए खेलते हैं उनके साथ खेलना, तो वो सब कुछ नया था। तो मैं उस वो हर एक पल सर, हर एक ट्रेनिंग सेशन, हर एक मैच, वो मतलब हमेशा मेरे दिल के क्लोज रहेगा। और वो खास पल है, तो वो मतलब ना तो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगा सर। वो मतलब जितना भी पल था, जितने भी मोमेंट थे, वो हमेशा मेरे लिए बेस्ट मोमेंट रहे। जी जी जी। बिल्कुल, एक ऐसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ में खेलना जहां फॉरवर्ड में रॉय कृष्णा हो, आपके बगल में प्रीतम कोटाल हो, और गोलकीपर के रूप में अरिंदम भट्टाचार्य जैसा एक मजबूत गोलकीपर, उनके साथ खेलना बहुत ही सुंदर, लुभावना और आपके दिल को छूने वाला वो अनुभव होगा। और एक बात कि आते ही पहले आईएसएल में एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना जाना, तब आपको कैसे लगा? सर मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एंजॉय कर रहे थे हम तो मोमेंट को कि जीत गए हैं। ऐसा मुझे कुछ पता नहीं था मतलब फाइनल अवार्ड तक कि मुझे इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिलने वाला है। लेकिन सच में मतलब मैं ये सोच के खेला था सभी मैच की, मुझे टीम के लिए खेलना है और जीतना है, मतलब अपना 100% देना है। एंड ऑफ द डे वो मुझे एक इंडिविजुअल अवार्ड मिला है सर, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एज ए प्लेयर। और डिफेंडर को ऐसा अवार्ड मिलना सर बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप देखा होगा ज्यादातर स्ट्राइकर मिडफील्डर को ही ये सब अवार्ड मिलते हैं। तो एज ए डिफेंडर आप पहले साल इतना बड़ा कंपटीशन खेल रहे हो, आपको इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात थी सर मेरे लिए। और मैं बहुत आभारी हूँ कि अपने टीम मैनेजमेंट का और अपने प्लेयर्स का, जिन्होंने मुझे थ्रू आउट द सीजन बहुत सपोर्ट किया। जी जी। बिल्कुल सुमित राठी जी, अभी आप बातें कर रहे थे डिफेंडर के लिए काफी चुनौती होती है। मैं यही जानना चाहता हूं कि एक डिफेंडर के लिए गोल को बचाने के लिए क्या कुछ मुश्किलें और चुनौती आती है मैदान पर? सर मतलब होता है ना कि स्ट्राइकर मतलब सबका अलग अलग पोजीशन होता है सर। तो हमें क्या होता है, गोलकीपर और हम चार डिफेंडर जो होते हैं, हमें मतलब 100% रहना पड़ता है सर। मतलब 1 मिनट के लिए कैरिड अवे हुए, 1 मिनट के लिए इधर उधर ध्यान हुआ, तो मतलब काउंटर अटैक हो सकता है, आप टैकल मिस कर सकते हो। तो वो कंसंट्रेशन लेवल सर मतलब थ्रू आउट द 90 मिनट हमें बना के रखना पड़ता है, वो फोकस रखना पड़ता है, और डिसीजन लेने पड़ते हैं ग्राउंड में। तो डिफिकल्ट तो होता है सर, लेकिन जैसे ये टीम गेम है, तो अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं लगता। क्योंकि जैसे मैं जूनियर प्लेयर था, मेरे साथ सभी सीनियर प्लेयर थे, एक्सपीरियंस प्लेयर थे, तो उनके साथ ऑर्गेनाइज करना, उनके साथ खेलना इतना डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए, क्योंकि उनके साथ मुझे कोऑपरेट करना था। जैसे वो कर रहे थे ऐसी ट्रेनिंग में मैं करता था, और उनके साथ सीख के मैं सिर्फ उन्हें फॉलो करता था और देखता था कि मैं इधर क्या बेहतर कर सकता हूँ अपने गेम में। तो उस समय मतलब इतना मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा कि इतना डिफिकल्ट है अटैकर को रोकना, क्योंकि सर इतने बड़े बड़े स्ट्राइकर खेल रहे थे, फॉरनर प्लेयर इतने अच्छे अच्छे खेल रहे थे, सभी मेरे से बड़े थे, एक्सपीरियंस प्लेयर थे, सुनील छेत्री भाई थे। तो मतलब सभी एक्सपीरियंस प्लेयर थे सब लोग। तो मतलब होता है ना कि अगर आप अकेले हो तो आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए डिफिकल्ट है, लेकिन एज ए
बैक फोर हम 4 खिलाड़ी एक साथ ऑर्गेनाइज करके डिफेंडिंग कर रहे हैं, तो उस समय मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है। जी जी जी, बिल्कुल आपने मैदानी बातें जिस प्रकार से बताई समझाई। अब हम बात करते हैं आपके टीम के उस बेहतरीन कोच की जिन्होंने आप पर भरोसा दिखाया, भरोसा बताया, एंटोनियो लोपेज जी का, उनके बारे में कुछ बताएं। सर मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको ऐसा खेलना है तो आपको 21-22 साल का होना जरूरी था, मतलब ऐसे ऐसा सबका माइंडसेट था। तो वो आते हैं स्पेन से, और स्पेन से आने के बाद जैसे जब वो मुझे देखते हैं तो वो बोलते हैं कि फुटबॉल में कोई एज नहीं होती है खेलने की, आप कभी भी कोई किसी भी इवेंट में किसी भी कंपटीशन में खेल सकते हो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी एज क्या है, आप हर एक दिन हर एक ट्रेनिंग सेशन में आपको 100% देना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, और जब मुझे लगेगा कि नाउ यू आर रेडी, तब मैं आपको चांस दूंगा। तो वो बहुत बड़ी बात थी कि अगर कोच को मेरे ऊपर विश्वास है, वो मेरी उम्र नहीं देख रहा है, मेरी एज से उसे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अगर उसे इतना विश्वास है तो मुझे भी उसके लिए या अपनी टीम के लिए 102% देना है, अपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, और अगर मुझे चांस मिलता है तो एक अच्छा परफॉर्म करना है टीम के लिए। तो सबसे जो अच्छी चीज मुझे लगती है सर, कि वो माइंड सेट जो इंडियन फुटबॉल में, या आप देख सकते हो हर एक मतलब स्टेट में हमारे यहाँ पे था कि सब कोचिज या सब मैनेजमेंट डरते थे यंग प्लेयर को चांस देने में। उन्हें लगता था कि यंग प्लेयर को अगर चांस देंगे इतने बड़े इवेंट में तो सब लोग डरते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि अगर आप डिजर्विंग हो, आप उन्हें लगता है कि ये खेल सकता है, तो वो कभी भी डरते नहीं है सर, कभी भी। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ये जूनियर प्लेयर है या सीनियर प्लेयर है, उसकी एज क्या है। अगर उन्हें लगता है कि ये वो बेटर परफॉर्म कर सकता है तो वो ऑलवेज रेडी रहते हैं चांस देने के लिए प्लेयरों को। जी जी बिल्कुल सुमित जी, एक अच्छे कोच की यही निशानी होती है कि खिलाड़ियों में हौसला वे भरते हैं, दम भरते हैं। और सुमित जी, ये तो हो गई फुटबॉल की बातें। फुटबॉल तो आपका सबसे प्रिय खेल है, लेकिन फुटबॉल के अलावा कौन सा आप खेल देखते हैं या थोड़ा सा उस पर रुझान रखते हैं? सर मैं तो मतलब ज्यादातर अपना टाइम मतलब जिम में या ट्रेनिंग में स्पेंड करता हूँ, लेकिन अगर जी मतलब ऐसे मुझे टाइम मिलता है तो इंटरनेशनल मैचेस में प्रीमियर लीग देखता हूँ, और अपन ला लीगा देखता हूँ, मैं रियल मैड्रिड को फॉलो करता हूँ, उनकी उनके सभी मैचेस देखता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ वहां से। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब रियल मैड्रिड खेलता है। जी जी जी, मेरा अगला सवाल मैं यही पूछने वाला था आपके बातों ही बातों में कि यदि आपको मौका मिले किसी विदेशी क्लब में खेलने का, तब आप कौन से क्लब या कौन सी टीम को चुनना पसंद करेंगे? सर मेरा तो एक ही आंसर है, रियल मैड्रिड, मैं रियल मैड्रिड के लिए खेलना चाहता हूँ। जी 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 बिल्कुल, भगवान आपकी उन तमाम आशाओं को पूरा करे, एक दिन आप उस क्लब के लिए खेलते हुए हम सबको नजर आए। अभी कुछ दिनों पूर्व जिस प्रकार से आपने आईएसएल में एटीके मोहन बगान के लिए 5 वर्षों का करार जो आपने सिग्नेचर किया, साइन किया, हस्ताक्षर किए, कैसा लगा उस समय आपको एक मजबूत टीम के साथ 5 सालों के लिए बंधे रहने का? सर मेरे लिए वो एक इजी ऑप्शन था, क्योंकि मैं एटीके मोहन बगान का प्रोडक्ट हूँ, वहाँ पे मैंने अपना बचपन स्पेंड किया है, एज ए मैं बड़ा हुआ हूँ वहाँ पे, 3 साल मुझे हो चुके थे, उसके बाद मैंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो मैं उन्हें अच्छे से जानता था कि उनका माइंडसेट कैसा है, वो एक यंग प्लेयर के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, फ्यूचर प्लान कैसे कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, मैं फ्यूचर में क्या अचीव कर सकता हूँ। तो मेरे लिए डिफिकल्ट ऑप्शन नहीं था कि मुझे ज़्यादा सोचना पड़ा, ज़्यादा विचार करना पड़ा कि मुझे यहाँ पे साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्लस सर वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम है असल में, कि सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीती हुई है, और इतनी बड़ी टीम के लिए खेलना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो मेरे लिए बहुत इजी ऑप्शन था, मैंने खुशी खुशी साइन कर दिया, और मतलब होता है ना कि मुझे सब कुछ पता था कि हाँ अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाऊंगा, और कुछ ना कुछ अचीव भी करूंगा उसके साथ साथ। जी जी बिल्कुल, एटीके मोहन बगान के साथ जुड़े रहना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। सुमित राठी जी, आप हमारे साथ स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से जुड़े, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, आपका समय काफी कीमती है। मैं बस यही कहना चाहूंगा आपको कि आपके पिताजी जहां कहीं भी होंगे उनका आशीर्वाद
लगातार आपके साथ होगा, वे भी आपको देखकर आज कहीं न कहीं प्रसन्न हो रहे होंगे कि आपने उनका नाम जिस प्रकार से रोशन किया है और तमाम भारतीयों की उम्मीदों पर आप खरे उतरे हैं। मैं राजेश यादव अब आपसे कुछ समय के लिए विदा लेता हूं। बहुत जल्द ही आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी, एक नए प्लेटफॉर्म पर, एक नए रंग रूपरेखा के साथ, नई परिभाषा के साथ। और मैं राजेश यादव ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप अपने जीवन के पथ पर लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छूते हुए चलते चले जाएं, बहुत नाम कमाएं और ईश्वर का आशीर्वाद, सभी लोगों का प्यार आपके साथ बंधा रहे, आप यशस्वी हो और भारत के लिए जिस प्रकार से आप खेले, पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाए। मैं राजेश यादव अब आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। नमस्कार सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो ये उम्मीद है मेरे लिए, मैं उसे सच कर सकूं। और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और मैं आशा करता हूँ हमारी फिर से जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। जी 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 जी।